नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। बुलेटिन में सबसे पहले बात सुशांत केस की। सुशांत की मौत की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए सीबीआई ने स्पेशल 6 टीम गठित की। जांच के पहले ही दिन कल मुंबई में फुल एक्शन में सीबीआई नजर आई। सुशांत के कई राजदारों से लंबी पूछताछ भी हुई। आज सीबीआई सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ कर सकती है। सुशांत से जुड़ी हुई सभी बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 सुशांत। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का राज खोलने में जुटी सीबीआई की टीम ने एक्शन प्लान बना लिया है। सीबीआई की स्पेशल 6 की टीम सुशांत की मौत का राज खोलेगी। सीबीआई की 15 सदस्यीय टीम में 6 लोग सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब के साइंटिस्ट हैं, जो पूरे क्राइम सीन का मुआयना करेंगे और उन तमाम सबूतों को इकट्ठा करेंगे जिनको मुंबई की फॉरेंसिक साइंस की लैब ने नजरअंदाज कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई की टीम सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की भी जांच करेगी। सीबीआई ये जानना चाहती है कि सुशांत और दिशा की मौत में कोई लिंक तो नहीं है। सुशांत की मौत के 6 दिन पहले यानी कि 8 जून को दिशा ने मुंबई के मलाड की एक बिल्डिंग की 14 मंजिल से कूदकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मिस्ट्री की जांच कर रही सीबीआई की टीम पहले दिन मुंबई में पूरे एक्शन में नजर आई। सीबीआई की एसआईटी ने सुशांत के ऑटोप्सी रिपोर्ट की जांच के लिए दिल्ली एम्स को रिपोर्ट भेजी है। सीबीआई ने सुशांत के ऑटोप्सी रिपोर्ट पर एम्स के डॉक्टरों की राय मांगी है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता की टीम सुशांत के ऑटोप्सी रिपोर्ट पर अपनी राय सीबीआई को भेजेगी। सीबीआई की टीम ने कल मुंबई में रिया चक्रवर्ती के सबसे करीबी सैमुअल मिरांडा से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। सीबीआई ये जानना चाहती है कि मई 2019 से लेकर 6 जून तक 2020 तक मिरांडा लगातार रिया के संपर्क में था, लेकिन अचानक 1 जून के बाद उसने रिया से संपर्क क्यों नहीं किया। सैमुअल के कागजात पर ही सुशांत को मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाकर दिया गया था। सीबीआई ने कल मुंबई में सबसे पहले सुशांत के कुक नीरज को पूछताछ के लिए उसके घर से उठाया। सीबीआई की टीम ने नीरज से 10 घंटे तक कड़ी पूछताछ की। सीबीआई ने नीरज से पूछा कि 13 जून की रात क्या क्या हुआ, कमरे में कौन कौन था, सुशांत का शव सबसे पहले किसने देखा, सुशांत की मौत की जानकारी पीसीआर को किसने दी, 6 महीने पहले कौन कौन फ्लैट में रहता था। 14 जून को सुशांत की मौत वाले दिन उनके घर के बाहर काली प्लास्टिक की थैली लेकर भागदौड़ करने वाले शख्स को सोशल मीडिया में सबूत मिटाने वाला दिखाया गया था। इस शख्स का नाम अशफाक है। अशफाक ने बताया कि वो बॉडी को लाने वाली रैगजीन लेकर जा रहे थे, क्योंकि पहले जो रैगजीन लेकर ऊपर पहुंचे थे वो सुशांत की बॉडी की लंबाई से छोटी थी। सुशांत मौत केस में आरोपी बनाई गई रिया चक्रवर्ती के एक वीडियो ने उनकी भूमिका को और संदिग्ध बना दिया है। सुशांत की मौत के अगले दिन 15 जून को रिया रहस्यमयी तरीके से कूपर अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस पहुंची थी। सवाल उठ रहे हैं कि ऑटोप्सी रिपोर्ट आने से पहले रिया 45 मिनट तक वहां क्या कर रही थी। अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें शव गृह में कैसे प्रवेश दिया। सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई मुंबई पुलिस के उन पुलिसकर्मियों और अधिकारियों से पूछताछ कर रही है जो 14 जून को सुशांत की मौत के दिन उनके घर गए थे। कल सीबीआई की एसपी नूपुर प्रसाद ने डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से भी रिया चक्रवर्ती और उनके बीच हुई बातचीत को लेकर जानकारी ली। सीबीआई डीसीपी परमजीत दहिया से भी पूछताछ करेगी। सीबीआई की टीम ने कल मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में लंबा वक्त बिताया। सीबीआई ने मुंबई पुलिस से इस केस की अब तक हुई जांच के सभी रिकॉर्ड और दस्तावेज हासिल किए, जिन्हें अब तक छिपाने के आरोप लगते रहे हैं। सीबीआई ने सुशांत के फोन भी अपने कब्जे में ले लिए हैं। सीबीआई की एसआईटी ने अब तक मिले सुशांत की सभी डायरी में अपनी कस्टडी में ले लिया है। चालबाज चीन को भारत ने कैसे दिया डबल झटका और डोकलाम इलाके में ड्रैगन की नई साजिश क्या है। भारत चीन टकराव से जुड़ी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 ड्रैगन का डबल गेम। भारत ने चीन को एक और झटका दिया है। हाई स्पीड 44 वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण के टेंडर को रद्द कर दिया है। पिछले महीने इन ट्रेनों के इलेक्ट्रिकल उपकरणों और अन्य सामान की आपूर्ति के लिए 6 दावेदारों में से एक चीनी कंपनी भी थी। रेल मंत्रालय ने कहा है कि अब वो नया टेंडर जारी करेगा, जिसमें केंद्र के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को तरजीह दी जाएगी। लद्दाख में चीन के नापाक मंसूबों को मात देने के लिए जोजिला पास सुरंग का निर्माण जल्द शुरू होने वाला है। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इस सुरंग का निर्माण करेगी। इसकी लागत 4,500 करोड़ रुपए है। जोजिला पास श्रीनगर करगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर 11.5 फुट की ऊंचाई पर है। इसके पूरा होने पर वर्ष भर आवागमन उपलब्ध रहेगा। चीन एक ओर भारत से बातचीत का ढोंग कर रहा है तो दूसरी ओर वो चालबाजी से भी बाज नहीं आ रहा। वो भारत के साथ विवाद के नए मोर्चे खोलने की तैयारी कर रहा है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से सटे इलाकों में चीनी पीएलए की बढ़ी हुई गतिविधियां रिकॉर्ड की गई। डोकलाम इलाके में उसने कई तरह के निर्माण किए हैं। इस ट्राई जंक्शन पर वो एक दीवार का भी निर्माण कर रहा है। चीन ने अपने टुकड़ों पर पलने वाले पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी है। राष्ट्रपति जिनपिंग ने बीजिंग पहुंचे पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से मिलने से इनकार कर दिया है। कुरैशी इस साल के अंत में होने वाली जिनपिंग की पाकिस्तान यात्रा पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन इस इनकार ने जिनपिंग की पाकिस्तान यात्रा पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया।
चीन ने गाओफेन 7 सैटेलाइट का आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उसने ये सैटेलाइट पिछले साल नवंबर में लॉन्च की थी और इसके असैन्य क्षेत्र में इस्तेमाल की बात कही थी। ऑप्टिकल फाइबर से लैस ये उपग्रह दूर अंतरिक्ष से पृथ्वी पर मौजूद चीजों की सटीक तस्वीर लेने में सक्षम है। भारत के खिलाफ साजिश में जुटे चीन का एक और प्रोपेगेंडा वीडियो सामने आया है। पीएलए ने एक वीडियो जारी करके अपनी ताकत और स्पीड दिखाने की कोशिश की है। इस वीडियो में चीनी सेना 18 मिनट में एक 40 मीटर लंबा पुल बनाते हुए दिखाई दे रही है। ये वीडियो उत्तर पश्चिम चीन के तियान शान पहाड़ियों के बीच सैन्य अभ्यास का है। साउथ चाइना सी में अमेरिका से चल रहे विवाद के बीच ड्रैगन ने समंदर पर कब्जा जमाने को लेकर बड़ा कदम उठाया है। तरेरते हुए पनडुब्बी और युद्धपोतों की संख्या बढ़ा दी है। अमेरिकी सैटेलाइट से मिली इमेजेस से ड्रैगन की ये साजिश उजागर हुई है। इतना ही नहीं, चीन ने हैनान द्वीप के यूलिन नेवल बेस पर एक सीक्रेट बंकर भी बनाया है, जिसमें चीन की पनडुब्बी दिखाई दी। चीन की हेकड़ी तोड़ने के लिए ताइवान ने भी हुंकार भर दी है। ताइवान ने वॉर एक्सरसाइज का वीडियो जारी कर चीन को करारा जवाब देने की चेतावनी दी है। वॉर एक्सरसाइज में ताइवान की सेना ने फाइटर प्लेन, तोप, मिसाइल और टैंक से आग बरसाएं। साउथ चाइना सी में युद्धपोत हो या मैदानी इलाकों में तोपें हो, सब जगह ताइवान की सेना अपना युद्ध कौशल दिखाती नजर आई। नेपाल की ओली सरकार को अपने इशारे पर नचाने वाला चीन अब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तय करने को लेकर नेपाल से एक समझौता करने वाला है। माउंट एवरेस्ट पर चीन की मंशा सवालों में रही है। चीन हमेशा से एवरेस्ट की ऊंचाई कम करके बताता आया है। भारत की चिंता एक क्लॉज को लेकर है, जिसके मुताबिक बीजिंग और काठमांडू संयुक्त रूप से सर्वे और मैपिंग का सहयोग करेंगे। सीमा पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एलओसी पर पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और लोग पाकिस्तान के झंडे को देखना नहीं चाहते। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड का ऐलान कर दिया गया। देश की सभी बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र। पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर में सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। बीती शाम पाकिस्तान ने मेंढर के मनकोट सेक्टर में गोलीबारी कर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की गोलीबारी का भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। उधर कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में भी पाकिस्तान ने लोगों के घरों को निशाना बनाया। पीओके के ददयाल इलाके से पाकिस्तानी झंडे उतारने वाले सोशल एक्टिविस्ट और पेशे से पत्रकार तनवीर अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तनवीर अहमद पीओके में पाकिस्तानी झंडे को हटाने की मुहिम को लेकर कई दिनों से भूख हड़ताल कर रहे थे। कट्टरपंथी उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सभी पाकिस्तानी झंडे हटाने तक तनवीर भूख हड़ताल जारी रखेंगे। पीओके के ददयाल में पाकिस्तानी झंडा हटाने वाले तनवीर अहमद की गिरफ्तारी के विरोध में बड़ी तादाद में लोग जुटे और तनवीर की रिहाई की मांग की। लोगों ने पाकिस्तान की जातियों के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने पीओके की आजादी के भी नारे लगाए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों का गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ता ही जा रहा है। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 का ऐलान कर दिया गया है। पहली बार 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। क्रिकेटर रोहित शर्मा, पैराथलीट मरियप्पन थेंगावेलु, रेसलर विनेश फोगाट, महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल, टेबल टेनिस खिलाड़ी मणिका बत्रा को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए चुना गया है, जबकि 27 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड, 13 को द्रोणाचार्य अवार्ड और 15 को ध्यानचंद अवार्ड दिया जाएगा। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। राजीव कुमार 1 सितंबर से अशोक लवासा की जगह चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभालेंगे। राजीव कुमार 1984 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले मंगलवार को अशोक लवासा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लवासा का कार्यकाल अक्टूबर 2022 तक था। गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन पर 2006 में हुए धमाके का एक आरोपी अब्दुल रज्जाक गाजी को पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की सीमा से लगे एक गांव से गिरफ्तार कर लिया है। गाजी पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में बशीरहाट तहसील के एक गांव में रह रहा था। परिवार ने गाजी को बेकसूर बताया है। गाँव के लोग भी हैरान है कि उनके बीच गाजी लंबे समय से रह रहा था। हैदराबाद के पुलिस स्टेशन में तेलंगाना के मिर्यालगुड़ा की रहने वाली 25 साल की एक युवती ने 139 लोगों पर रेप का मामला दर्ज कराया है। युवती का आरोप है कि 36 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। 8-9 साल से उसका सेक्सुअल हैरासमेंट किया जा रहा है। उसके अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं। उसके साथ मारपीट की जाती है। देश में पीने के पानी की उपलब्धता के मामले में तेलंगाना नंबर 1 है। तेलंगाना में 98.31 घरों में पीने के पानी की सप्लाई की जाती है। गोवा दूसरे पायदान पर है, जहां 89% घरों को पीने का पानी मिलता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में पश्चिम बंगाल आखिरी पायदान पर है, जहां सिर्फ 2% घरों को ही पानी का सप्लाई होता है। देश में पिछले एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 69,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि 953 लोगों की मौत हो गई। कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या 29 लाख के पार पहुंच गई है, जिसमें से करीब 7 लाख एक्टिव केस हैं। अब तक करीब 56,000 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 74% से ज्यादा हो गया है।
दिल्ली में मेट्रो चलाने की किसने लगाई गुहार? दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षकों ने क्यों प्रोटेस्ट किया? मुंबई में गणेशोत्सव पर कोरोना की मार, कोरोना संक्रमण का ताजा हाल क्या है? दिल्ली मुंबई से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको दिखाते हैं न्यूज टॉप 9 दिल्ली मुंबई में। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय से जल्द मेट्रो का परिचालन शुरू करने की अपील की है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में प्रवासी लोगों का आना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से मेट्रो का परिचालन शुरू करना जरूरी हो गया है। दिल्ली सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर अपने प्रस्ताव में लिखा है कि हर डिब्बे में 50 लोग ही यात्रा करेंगे और कार्ड से ही एंट्री मिलेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने 12 कॉलेजों का अनुदान जारी कराने की मांग को लेकर मंडी हाउस में दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेज पूरी तरह से दिल्ली सरकार द्वारा फंडेड हैं। DUTA का आरोप है कि फंड जारी न होने से कर्मचारियों को कई महीने से वेतन नहीं मिला है। आज से देश भर में अगले 10 दिन तक चलने वाले गणेशोत्सव की शुरुआत हो रही है, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार गणेशोत्सव फीका रहेगा। मुंबई के दादर में गणपति बप्पा की मूर्तियां खरीदने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। इस बार कोरोना को देखते हुए गणपति की मूर्ति लाने और विसर्जन के दौरान जुलूस निकालने पर रोक लगी हुई है। दिल्ली के गोविंदपुरी में चिटफंड के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। गोविंदपुरी के नवजीवन कैंप में अब्दुल सलाम नाम का ठग लकी ड्रॉ के नाम पर लोगों से 1000 रुपए महीने जमा कराता था और उन्हें 15 महीने बाद 20,000 देने का वादा किया था, लेकिन जैसे ही करोड़ों रुपए हुए वैसे ही वो फरार हो गया। पीड़ितों ने थाने के सामने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने फर्जी कंपनी बनाकर आम आदमी पार्टी को 2 करोड़ का चंदा देने के आरोप में मुकेश कुमार और उसके दोस्त सुधांशु बंसल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं। सुधांशु पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जबकि दूसरा आरोपी मुकेश प्रॉपर्टी डीलिंग का कारोबार करता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना संक्रमण के कारण अपनी जान गंवाने वाले बाड़ा हिंदू राव अस्पताल के सफाई कर्मी राजू के परिवार से मुलाकात कर उन्हें 1 करोड़ की सहायता राशि सौंपी। केजरीवाल ने चेक सौंपने के बाद कहा, हमें कोरोना वॉरियर्स पर गर्व है, जिन्होंने लोगों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मुंबई के मस्जिद बंदर इलाके में एक 7 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। बिल्डिंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सकरी गलियां होने की वजह से दमकल कर्मियों को ऑपरेशन के दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने यूज्ड सर्जिकल ग्लव्स को केमिकल में धोकर बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। इस गैंग के मास्टरमाइंड आरोपी प्रशांत सुर्वे को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गुप्त सूचना पर क्राइम ब्रांच ने MIDC इलाके में छापेमारी कर 3 टन हैंड ग्लव्स और 6 लाख की मशीनें बरामद की। पुलिस पूरे नेक्सस का पता लगाने में जुट गई है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 1235 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 42 लोगों की मौत हुई। इनको मिलाकर कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,34,000 के पार पहुंच गई है, जिसमें 18,297 एक्टिव केस हैं। मुंबई में अब तक कोरोना से 7,353 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ में कहां पर कागज की नाव की तरह ऑटो बहा, नाव पलटने से कहां पर बड़ा हादसा हुआ। गाजियाबाद में बरसाती गड्ढा जानलेवा साबित हुआ। रामनगर में मूसलाधार बारिश में कार बह गई। बारिश से जुड़ी हुई खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 बारिश। MP के रायसेन में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। परासर नदी पर बने पुल को पार करते समय एक ऑटो बाढ़ के पानी में बह गया, जिसमें सवार 3 लोगों में 2 तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन एक शख्स ऑटो के साथ ही बह गया। गोताखोरों की टीम लापता शख्स की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में 10 लोगों को लेकर जा रही नाव नदी की तेज धार में फंसने से डूब गई। नाव में सवार 8 लोग तो तैरकर बाहर निकल आए, लेकिन एक महिला और एक युवती की डूबने से मौत हो गई। गोताखोरों ने महिला के शव को नदी से बरामद कर लिया है, जबकि लड़की के शव की तलाश जारी है। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश की वजह से सलाल डैम में भारी गाद जमा हो गई है, जिसकी वजह से डैम के सभी गेट खोले गए। सलाल पावर स्टेशन के जनरल मैनेजर ने बताया कि भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। आसपास से गाद बहकर डैम में जमा हो गई थी, जिसकी वजह से टरबाइन को बंद कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में प्रकाशम बैराज के गेट खोले जाने से कृष्णा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। तटवर्ती इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। गाजियाबाद के सिकंदरपुर गांव में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। गड्ढे में 4 बच्चे नहा रहे थे, तभी अचानक चारों गहरे पानी में चले गए। बच्चों की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने 2 बच्चों को बचा लिया, लेकिन 2 बच्चे तब तक गहरे पानी में डूब गए। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि जलभराव की शिकायत की गई थी, पर प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया। कहां पर चलती हुई बस अचानक से आग के गोले में तब्दील हुई। पंजाब में शराब ठेकेदार ने कहा लॉकडाउन का मजाक उड़ाया। गरीबों की दवाइयां कूड़ेदान में किसने फेंकी। राज्यों से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 अन्य राज्य में।
दिल्ली से उत्तर प्रदेश के बदायूं जा रही रोडवेज बस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। बस में बच्चे और महिलाओं समेत 12 लोग सवार थे। बस में सवार यात्रियों ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। बस ड्राइवर ने बताया, बोनट से निकली आग ने पूरी बस को चपेट में ले लिया। हादसे की वजह से घंटों तक लंबा जाम लगा रहा। बिहार के वैशाली के महुआ में एक ट्रक ने बाइक सवार 4 युवकों को कुचल दिया। इस हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के शिकार सभी युवक मैट्रिक का फॉर्म भरकर घर लौट रहे थे। गुस्साए लोगों ने महुआ ताजपुर मुख्य मार्ग पर आगजनी और नारेबाजी की। जाम की वजह से परिचालन घंटों ठप रहा। बिहार के मुजफ्फरपुर के कमरा मोहल्ला में कब्र खोदने को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। दोनों गुटों के बीच हुई पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए। जफर आलम नाम के शख्स के शव को दफनाने को लेकर दूसरे पक्ष के लोगों के साथ विवाद शुरू हुआ, जो बाद में हिंसक हो गया। तनाव को बढ़ता देख प्रशासन ने मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मास्क को जरूरी बनाने के नियम कायदों का चोरों ने फायदा उठाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप में चोरों ने मुंह पर मास्क, आंखों पर गॉगल और टोपी लगाकर चोरी को अंजाम दिया। चोर ने बड़ी चालाकी से सेल्समैन को ज्वेलरी खरीद के नाम पर बिजी कर 2.5 लाख की चेन पर हाथ साफ कर दिया। हरियाणा के सोनीपत में तेज रफ्तार कार नहर में गिर गई। हादसे में कार सवार माता पिता समेत उनके 2 बेटों की मौत हो गई, जबकि परिवार के एक सदस्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि ट्रक को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। कार में सवार लोग दिल्ली से सोनीपत जा रहे थे। पंजाब के जालंधर में लॉकडाउन का माहौल उड़ाती तस्वीरें कैद हुई हैं TV9 भारतवर्ष के कैमरे में। लॉकडाउन का रियलिटी चेक करने पहुंची हमारी टीम जैसे ही शराब की दुकान के पास पहुंची तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गई। दुकान का शटर तो बंद था, लेकिन खिड़की के जरिए ग्राहकों को शराब बेची जा रही थी। जैसे ही हमारा कैमरा दुकान के पास पहुंचा तो कर्मचारियों ने लाइट ऑफ कर दी। असम के कॉर्बी आंगलांग में खाने की तलाश में निकले एक जंगली हाथी ने कोहराम मचा दिया। गजराज ने नेशनल हाईवे पर सवारी लेकर जा रहे एक ऑटो रिक्शे पर हमला कर दिया। ऑटो में बैठे यात्रियों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई, लेकिन ऑटो को हाथी ने क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथी के डर से राजमार्ग पर घंटों तक आवाजाही ठप रही। MP की सतना से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां गरीबों को निःशुल्क दी जाने वाली दवाइयां कूड़ेदान में फेंक दी गईं। 9 बोरे में भरकर दवाइयों को कूड़ेदान में फेंका गया। मामला सामने आने पर BMO जांच करने पहुंचे और कड़ी कार्रवाई की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। यूपी के एटा से पुलिस हिरासत से एक लड़की फरार हो गई। SSP ने लापरवाही बरतने पर थाना प्रभारी और महिला कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। फरार लड़की की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 5 टीमें लगाई गई हैं। लड़की के परिजनों ने थाना प्रभारी पर रिश्वत लेकर लड़की को भगाने का आरोप लगाया है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।